तो बच्चों हम लोग पिछली बार वर्ब के बारे में पढ़ा था। वर्ब के बारे में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने पढ़ा था जो कि हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा था। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने टू बी में इज, एम, आर और वाज वर्ब का उपयोग करना सीखा था। आज हम सीखेंगे टू हैव, यानी हैज़, हैव और हैड का वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे टू हैव यानी हैज़, हैव और हैड का उपयोग। हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? काल से संबंधित चीज़ों में। दो चीज़ों में होता है, काल से संबंधित और स्वामित्व से संबंधित। काल से संबंधित मतलब हैव और हैज़ का उपयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, यानी कोई काम हो चुका है, अभी अभी ख़त्म हुआ है, हो चुका है काम, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग इसका यहाँ पर है स्वामित्व या मालिकाना हक में दिखाते हैं। जैसे कोई वस्तु मेरे पास है, जैसे आई हैव ए पेन, यहाँ पे कोई पेन मेरे पास है। आई हैव ए बॉल, मेरे पास कोई बॉल है, यानी स्वामित्व या मालिकाना हक दिखाने के लिए, टू ऑन और टू पजेस दिखाने के लिए हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। अभी हम देखेंगे, पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का उपयोग कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमने कल पढ़ा था, मैंने कहा था हमेशा याद रखिए ही, शी, इट और आई, वी, यू, दे। इसे याद रखना है आपको। ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा और आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा। अब वाक्य बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, हैज़, यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है वो हमेशा उसका तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे V3 लिखा हुआ है। जैसे अभी हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ही हैज़ गॉन। गॉन क्रिया का तीसरा रूप है, गो, वेंट, गॉन। ही हैज़ गॉन टू मार्केट। इसी तरह यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ हैव है, तो हम लिखेंगे आई हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से हम देखते हैं कि ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है और वाक्य को पूरा बनाने के लिए, सेंटेंस को पूरा बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन है, तो हम क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं हैज़ के बाद, तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट। या यहाँ पे हम देखें इस लाइन में आई हैव गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से हम वाक्य की एक रचना कर सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमने अभी अभी पढ़ा उदाहरण के द्वारा, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, शी हैज़ गॉन टू मार्केट, यहाँ पे हैज़ लगाया और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया, तो शी हैज़ गॉन टू मार्केट ये किस तरह का सेंटेंस हो गया? ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हमको यदि इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना, तो हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसी तरह अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ, तो मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो क्या करेंगे? हम पहले रख देंगे हैज शी। ये जो है हैज पहले आ जाएगा, हैज शी गॉन टू मार्केट। इस तरह से हम कई वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। हैज शी गॉन टू मार्केट, ये प्रश्नवाचक हो गया, ये नेगेटिव नकारात्मक हो गया, ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया।
फिर से समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं, और हैज़ का उपयोग मैंने बता दिया। इसी तरह आप हैव का भी उपयोग कर सकते हैं, और प्रत्येक वाक्य को हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं। नेगेटिव में बदलने के लिए आपको नॉट लगाना रहता है, और इंट्रोगेटिव बनाते समय जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसे हम पहले रखते हैं, और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद जो पूरा सेंटेंस है गॉन टू मार्केट आ जाएगा। अब इसके बाद हैज़, हैव का उपयोग स्वामित्व या मालिकाना दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास एक कंपास है। अगर मैं बोलूँ आई हैव ए कंपास, तो ये हमारे पास कंपास है, तो मैं लिख सकता हूँ आई हैव ए कंपास, आई हैव ए चॉक, या आई हैव ए पेंसिल या पेन, आई हैव ए पेंसिल। तो यहाँ पे ये जो हैव लगा हुआ है, तो वो हमारे स्वामित्व को दिखाता है कि मेरे पास वो कोई वस्तु है। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ आई हैव ए पेन, या आई हैव अ बॉल, आई हैव ए बॉल। तो ये स्वामित्व को दर्शाता है। तो ऐसे समय भी हम हैव और हैज़ का उपयोग करते हैं। वी हैव, शी हैज़ या ही हैज़, ही हैज़ अ पेंसिल या पेन, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। और अब इसी तरह जो हैड है, ये हैज़ और हैव, ये हम किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ये आपको ध्यान में रखना है। हैज़ और हैव जो रहता है, ये प्रेजेंट टेंस दर्शाता है, और हैड जो रहता है वो पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख दीजिए। और हैड जो रहता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है। हैड भी जैसे हैज़ और हैव रहता है, उसी तरह पास्ट में दर्शाने के लिए तो हम लोग हैड का उपयोग करते हैं। हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। हम अब ध्यान में रखिए यहाँ पे कि जिस तरह से ही, शी, इट, आई, यहाँ हमने टेबल बनाया था, आई, वी, यू और दे। इसमें हमने अलग अलग टेबल बनाया था प्रेजेंट टेंस के लिए, लेकिन यह जो है पास्ट टेंस है तो सिर्फ सभी में हैड ही लगेगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ही हैड गॉन टू मार्केट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हैज़ और हैव अलग अलग लगता था, ही, शी, इट की तरह। ही, शी, इट में हैज़ लगता था, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता था। यहाँ पे दोनों जगह हैड ही लगेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ही हैड गॉन टू मार्केट। इस तरह से हम करेंगे। और यहाँ पर भी ही के साथ है, आई के साथ भी वही आएगा, हैड ही आएगा। वी हैड गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हैड ही लगता है, और क्रिया का तीसरा फॉर्म जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में लगाया था उसी तरह से लगता है। और स्वामित्व और मालिकाना हक के लिए भी इसमें इसी तरह से है पास्ट टेंस में। शी हैड ए पेंसिल। यहाँ पे हैड लगता है, हैज और हैव की जगह हैड लग जाएगा। कोई वस्तु मेरे पास थी, यानी एक पेंसिल मेरे पास थी, हैड लग गया तो इसका मतलब पास्ट टेंस में हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हैज, हैव और हैड का उपयोग किस तरह से होता है। अभी हम
ऑक्सिलरी वर्ब में टू डू अर्थात डू, डज और डिड, इनके प्रयोग को समझेंगे। डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और डिड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इनका प्रयोग कहाँ पे और किस रूप में किया जाता है। डू, डज और डिड का प्रयोग नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए किया जाता है, इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए या किसी सेंटेंस में प्रभाव या जोर डालने के लिए हमको डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं, और वाक्यों में प्रश्नवाचक, किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए भी हम डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। बच्चों हम देखते हैं अभी डू, डज और डिड का प्रयोग। पहले हम क्या करते हैं, डज और डू यानी प्रेजेंट टेंस में, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में। तो पहले हम देखते हैं, बाद में हम पास्ट टेंस का डिड भी देखेंगे। पहले आप देख लीजिए, ही, शी, इट के साथ डज लगता है। सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट है या कोई नाउन है, नाम है, तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा डज लगेगा, और उसके बाद जो मुख्य क्रिया आती है वो क्रिया की पहला रूप रहता है। यहाँ पे आई, वी, यू, दे के साथ डू लगेगा और इसमें भी क्रिया का पहला रूप ही लगेगा। हम एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे हमको मालूम है, आई गो टू मार्केट, ठीक है। अब हम इसको हम प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, मैंने कहा कि हम डू और डज लगाकर, हमने जब नियम पढ़े थे प्रश्नवाचक बनाते हैं, हम डू या डज लगा करके हम प्रश्नवाचक बना सकते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और एम्फेटिक सेंटेंस भी। अभी हम एक एक करके देखते हैं। अब जैसे आई गो टू मार्केट, अगर हमें इसको देख लेते हैं, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं पहले। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई डू नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, डू के साथ नॉट लगाया है। इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, आई डोंट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे डू लगाया, और अगर यहाँ पे ही रहता, सब्जेक्ट ही रहता, तो ही के साथ क्या हो जाता, डज हो जाता, ही डज नॉट गो टू मार्केट। चलिए यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, यहाँ पे ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब आप समझ ही गए होंगे, ही के साथ डज लगता है तो ही डज नॉट हो गया। डजंट को हम लिखते हैं इस तरह से, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट। और आई के साथ डू नॉट लगता है तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी वाक्य को हम एम्फेटिक सेंटेंस में भी लिखेंगे। अब हम जब हमारा वाक्य है आई गो टू मार्केट, अब हम इसको एम्फेटिक सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है। एम्फेटिक मतलब किसी चीज को प्रभावी ढंग से कहने के लिए या जोरदार ढंग से कहने के लिए हम लोग एम्फेटिक सेंटेंस का यूज करते हैं। अब जैसे आई गो टू मार्केट, तो इसको लगा दीजिए, आई डू गो टू मार्केट। इस तरह से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसके आगे डू लगा दिया, और क्रिया का जो रूप है पहला रूप ही रहेगा, आई डू गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई डू गो टू मार्केट मीन्स मैं मार्केट जरूर जाता हूँ। यहाँ पे हमने इसको बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। जब कोई प्रभावी ढंग से कहना हो, आई डू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जरूर जाता हूँ, तो हम डू का प्रयोग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। अलग एक वाक्य देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वी
शी डज गो टू मार्केट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी के साथ डज लगता है, शी डज गो टू मार्केट। ठीक है, सी के साथ डज लगता है, सी डज गो टू मार्केट। इस तरह से हमने प्रयोग देखा। पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा, इम्फेटिक सेंटेंस देखा, अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा वाक्य है आई गो टू मार्केट। हमको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो आई के साथ हमारा क्या लगता है, डू। तो हम क्या करेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख देते हैं, जैसे हमने पहले सीखा, तो इसको पहले लिख देंगे डू, और इसके बाद डू आई, क्या मैं, डू आई गो टू मार्केट। सिंपल है एकदम। हमको क्या करना है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को जब पहले लगाते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है, तो यहाँ पे हम डू आई गो टू मार्केट लिख सकते हैं। और डज के साथ में है तो यहाँ पे डज शी या डज ही, यहाँ पे आएगा डज ही गो टू मार्केट। ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि डज, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से हम कई सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगता है इस प्रकार के वाक्यों में। प्रेजेंट टेंस है, अभी हम लोग पास्ट टेंस का देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग डिड का यूज़ करना सीखेंगे। ये पास्ट टेंस में होता है डिड, डिड जो है पास्ट टेंस है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। तो पास्ट टेंस में जिस तरह प्रेजेंट टेंस में ही शी इट और आई वी यू दे के साथ हैज़ और हैव अलग अलग लगता है, पास्ट टेंस में सिर्फ डिड लगता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ डिड ही लगेगा और क्रिया का पहला रूप लगेगा। ही शी इट के साथ हैज़ और आई वी यू दे के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव लगता है, किंतु प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ पास्ट टेंस में डिड ही लगता है और क्रिया का पहला रूप लगता है। एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट जाते हो। अगर हमको इसका पास्ट टेंस नेगेटिव बनाना है, सेंटेंस पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, हमको डिड लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। अब यहाँ पे देखिए हमने डिड नॉट लगाया, यू के साथ डिड ही रहेगा, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, क्रिया का पहला रूप लगा हुआ है गो, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया डिड नॉट। अगर हमको इसको इम्फेटिक बनाना है, इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए हमने कहा था कि यहाँ डिड लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू डिड गो टू मार्केट। ये हो गया एम्फेटिक। हमने डिड लगाया, जिस प्रकार से डू और डज लगाते थे उसकी जगह पे हम क्या लगाए, डिड पास्ट टेंस में। और इसके बाद हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ, तो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हुआ क्या कि ऑक्सिलरी वर्ब हम पहले रखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा यहाँ पे क्या था, डिड था, तो हम क्या करेंगे, डिड यू गो टू मार्केट। इस तरह से हम देखते हैं डिड का उपयोग। नेगेटिव में यू डिड नॉट गो टू मार्केट, इम्फेटिक है यू डिड गो टू मार्केट, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में ऑक्सिलरी वर्ब डिड हम पहले लगाते हैं, डिड यू गो टू मार्केट, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि टू डू यानी डू डज डिड, इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। अब हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो टू बी, टू हैव और टू डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने इस पार्ट में कवर कर दिया है। अगले पार्ट में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे।